नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आपका अपना सर्वा क्लासेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेज लेकर आ रहा है। राजस्थान का जियोग्राफी अपन ने टॉपिक वाइज शुरू कर रखा है, तो सभी साथी जुड़े। सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर ले। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य की। राजस्थान का जियोग्राफी, उसके अंदर अपन टॉपिक आज करेगा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो सभी साथी, आपके अपने सर्वा क्लासेज का खुद का एप्लीकेशन भी है सर्वा क्लासेज के नाम से, तो सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले, जहां पे संपूर्ण कोर्स आपको उपलब्ध हो जाएगा। आज की क्लास पर शुरू करते हैं साथियों इन्हीं शब्दों के साथ में कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। सोहनलाल द्विवेदी की कुछ पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण लगी मुझे, आप तक पहुंचाने का मन किया कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्रयास करें, अंतिम लक्ष्य तक करें, तब सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। तो देखते हैं आज की क्लास, जिसमें है वन्य जीव अभ्यारण्य। कितना जरूरी है वन्य जीव अभ्यारण्य, तो क्या इसकी महत्ता है, क्या इसका महत्व है, उस पर स्टेप बाय स्टेप अपन चर्चा करेंगे। सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे और अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएंगे, बताएंगे क्लास कैसी लगी और कितना सुधार करने की और जरूरत है, किस प्रकार से इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। आपकी सुझाव भी आमंत्रित होंगे। देखते हैं वन्य जीव जीव जंतु अभ्यारण्य व आकृष्ट निषिद्ध क्षेत्र, 3 बिंदु इसके अंदर मुख्य रूप से आते हैं। तो अपन देखेंगे कि वन्य जीव जंतु, इसमें राष्ट्रीय नेशनल पार्क अपन देखेंगे, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ठीक है। तो राष्ट्रीय अभ्यारण्य की भी अपन चर्चा यहां करने वाले हैं। राजस्थान के अंदर वन्य 2024-25 की जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ मुख्य रूप से 3 राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। इसके साथ साथ में सेंचुरी है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, उसकी चर्चा भी अपन करेंगे, ठीक है ना। वन्य जीव अभ्यारण्य की चर्चा भी अपन करेंगे। आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, उसकी चर्चा भी करेंगे, है ना। जैविक उद्यान है, उसकी चर्चा भी करेंगे। सभी को बारी बारी से अपन देखेंगे। तो सभी साथी अवश्य तैयार हो जाए। सबसे पहले वन्य जीव जंतु और अभ्यारण्य आख्यान क्षेत्र। वन किस सूची का विषय है, तो वन समवर्ती सूची का विषय। 1976 में जब संविधान संशोधन किया गया था, तो बहुत सारे अमेंडमेंट किए, तो उसमें जो काफी ऐसे बिंदु थे जो जोड़े गए, है ना। आपको पता है कि उस समय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें भी अखंडता जैसे शब्द है वो जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता वगैरह। तो 1976 में इस राज्य सूची का जो विषय था, उससे पहले इसे राज्य सूची में डाला गया था, तो वहां से हटाकर इसको समवर्ती सूची में लिया गया। और समवर्ती सूची का मतलब है कि इस पर कानून राज्य व केंद्र दोनों बनाएंगे। जो भी इस पर कानून बनेगा, दोनों बनाएंगे, ठीक है ना। राज्य व केंद्र इस पर दोनों कानून बनाएंगे, ठीक है। लेकिन प्राथमिकता केंद्र की होगी, अंतिम मान्यता किसकी होगी, केंद्र सरकार की। यानी अंतिम केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, और बनाएंगे दोनों, ठीक है ना। ठंड लगी यार, माफ करना, बीच में थोड़ा सा चेंज करना पड़ा सिस्टम। काफी ठंड है ना आज, काफी ज्यादा ठंड है, टेम्परेचर माइनस में है। तो यूं कहे तो सर्दी का बचाव बहुत जरूरी है साथियों। अब उसमें टॉपिक कैसी है, क्या है, वो बाद की बातें हैं, है ना। बचाव जरूरी है। चलो, तो समवर्ती सूची 1976 में समवर्ती सूची में डाला गया, जिसके अंदर केंद्र राज्य कानून बनाते हैं, लेकिन जो प्राथमिकता रहती है, अंतिम मान्य जो होता है, अंतिम पावर जो होता है, वो केंद्र सरकार के पास होता है। आजादी के बाद देश में 1952 के अंदर प्रथम वन नीति बनाई गई थी, ठीक है, जिसके तहत 33% भाग पर वन
होना लक्ष्य रखा गया, तभी 33% भाग है वो वनों से ढका होना चाहिए, ताकि प्राकृतिक बैलेंस के लिए, प्राकृतिक संतुलन के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी रहे। ठीक है, दिसंबर 1988 में इसमें संशोधन किया गया, क्योंकि आवश्यकता पड़ी ना समय के साथ कुछ बदलाव की, तो इसको 1988 के अंदर दिसंबर में संशोधित करके उसमें एक नीति का नया लक्ष्य क्या रखा गया, सुरक्षा, संरक्षण और विकास, यानी वन्य जीवों का की सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना और उनका विकास करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया। ठीक है, हाँ, तो 1988 के अंदर जो इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था, इसमें संशोधन हुआ था, उसके तहत सुरक्षा करना वन्य जीवों की, उसका संरक्षण करना और उसका विकास करना, वनों की सुरक्षा आदि आदि बिंदुओं पर फोकस किया गया था। राजस्थान में शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत, क्योंकि वन्य जीवों का संरक्षण तभी होगा ना जब उनके शिकार पर अपन प्रतिबंध लगाएंगे, तो पहले शिकार प्रतिबंध लगाने वाली रियासत कौन सी थी, टोंक। ये प्रश्न कई बार पूछा था, जिसने 1901 के अंदर भी वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। राजस्थान की प्रथम वन और पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 में जारी की गई थी। देखो 18 फरवरी 2010 के अंदर राजस्थान की सरकार ने वन और पर्यावरण नीति जारी की, और वन और पर्यावरण नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत का पहला स्टेट था जिसने लक्ष्य रखा क्या, 20% भाग पर वन होने चाहिए। यानी वर्तमान में राजस्थान उस समय कितना था, 9.5। कुल जो एरिया राजस्थान का है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है ना, उस एरिया के कितने प्रतिशत भाग पर, 9.5% भाग पर, ये लगभग 32,000 वर्ग किलोमीटर पर वन होते थे। तो इसका लक्ष्य 20% रखा गया था, तो इसको 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य था, और राजस्थान वन नीति घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना 2010 के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे चलें। आगे है राजस्थान में वन नीति 2023 जारी की गई हाल ही में, जिसका लक्ष्य 2010 की वन नीति का जो लक्ष्य था ना 20%, वो हासिल ही नहीं हुआ था, है ना, तो उसको हासिल करना इसका लक्ष्य रखा गया था। हालांकि 2010 के अंदर जो 20% था वो लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया, 2023 तक इसको हासिल करना। वर्तमान 2023 के अंदर जो वन क्षेत्र राजस्थान के अंदर है वो इतना ही है, 9.6% भाग, 9.6% भाग के आसपास में, यानी लगभग 32,689 वर्ग किलोमीटर के आसपास में ये क्षेत्र है। 2010 की वन नीति 8 फरवरी 2010 को लागू हुई थी, जिसका लक्ष्य जो ये था, और 23 का लक्ष्य ये रखा गया कि इसको वापस हासिल किया जाए, लेकिन वो हासिल नहीं हो पाया था, इस कारण से ये प्रयास किया गया था। ठंड के कारण देखो क्या, हा। आगे देखिए, अगला बिंदु है, कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तभी से उछालो यार। अब है वन रिपोर्ट 2023। हालांकि वन रिपोर्ट पूरी बताऊंगा मैं आपको, 2023 की वन रिपोर्ट 2023 जो जारी है, उसके अकॉर्डिंग कितना वन क्षेत्र है। तो वैधानिक दृष्टि से यदि अपन देखेंगे, वैधानिक दृष्टि से देखेंगे तो वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो आरक्षित वनों को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, है ना। तो वैधानिक तरीके से 3 भाग बना दिए गए, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड, 3 प्रकार इसके बना दिए गए। अब इसमें जो आरक्षित है ना, वो है 12,176.28, यानी 36.99% भाग पर आरक्षित है। यह पूर्णतः प्रतिबंधित है ना, पूर्णतः प्रतिबंधित, यानी इसे में किसी भी अनुमति से लकड़ी काटना, पशु चराई है वो अलाउ नहीं है किसी भी तरीके से, पूर्णतः प्रतिबंधित। दूसरा है प्रोटेक्टेड, है जो उसको अपने रक्षित बोलते हैं, और ये होता है लगभग, ये अपना है 18,588.32। ये पिछली वैकेंसी में पूछा भी गया था कि ये 56.51% भूभाग है, कि 2023 की वन नीति के अनुसार कितना जो वन क्षेत्र है वो आरक्षित रक्षित के अंदर है, तो ये 56.51। ठीक है। और तीसरा जो है अवर्गीकृत, है ना, वो है 2100, यानी 2109.30 वर्ग किलोमीटर में है, और 6.50% भाग है कुल वनों का। तो कुल वन कितना हो गया, ये 32,869.69
वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, क्योंकि ये वर्ग किलोमीटर में है। तो ये 2023 की वन रिपोर्ट है साथियों, 2023 के अंदर ये आंकड़े अपने पास में उपलब्ध है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछते हैं तो आधार देते हैं कि 2022-23 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताओ, या 23-24 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 24-25 की रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे देखो, आगे है वनों का महत्व। 2000 वन रिपोर्ट 2024-25 इसके लिए अलग से क्लास आएगी, है ना, उस क्लास को आप देखना। वन रिपोर्ट 2025 से 24-25 है ना, उसकी संपूर्ण क्लास में बना दूंगा आपको। हालांकि उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है वन्य जीव वन्य अभ्यारण्य का, उसके अकॉर्डिंग यहां भी दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वन और वन्य जीवों का संरक्षण प्राचीन समय से किया जा रहा है। इससे न केवल प्रकृति संतुलन हुआ, बल्कि जल थल वन तथा वन्य जीवों की प्राकृतिक संपदा का संरक्षण होता था और हुआ है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक बैलेंस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए प्रकृति में सभी जीवों का आना बहुत जरूरी है, तभी प्राकृतिक संतुलन बना रह पाएगा। यदि इकोलॉजिकल बैलेंस रखना है तो सभी जीवों, क्योंकि प्रत्येक जीव का कोई ना कोई रोल होता है ना, प्रत्येक जीव का कोई ना कोई प्रकृति में रोल है। तो उसका रोल यदि खत्म हो जाएगा तो उसकी बैलेंस से उसकी चेन है यदि टूट जाएगी तो सिस्टम है वैसा का वैसा नहीं रह पाएगा, इसलिए नुकसान होगा। बल्कि जनमानस के लिए मनोरंजन का स्थल भी है ये। आपको पता है अपन घूमने के लिए जाते हैं, इन दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए जाते हैं तो मनोरंजन करते हैं। पिकनिक के लिए लकड़ी भी मिलती है ना, और प्राकृतिक जीवों का आश्रय भी है। वन्य जीवों का आश्रय स्थल क्या है? वन ही तो है, तो इनका होना बहुत जरूरी है। जैव विविधता को बनाए रखते हैं, बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है, और भू संतुलन इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए जरूरी है, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जरूरी है ना, और हमारे मनोरंजन के लिए, हमारी आवश्यकता की आपूर्ति के लिए भी जरूरी है कि नहीं? तो इन सब का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मनुष्य मानता कहाँ है? वो कहते हैं एक चेतावनी भजन में कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बिल्कुल सच कहा है। मनुष्य प्राकृतिक प्राणी है और इन 5 तत्वों से उत्पन्न हुआ है, लेकिन इतना लालची है कि प्रकृति को देख ही नहीं रहा है ना। काफी लोगों ने चेताया है, लेकिन मानने को कहाँ तैयार है। मानना चाहिए हमें। फिर राजस्थान के अंदर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किन लोगों का योगदान? कुछ लोगों का योगदान यहाँ पे है कि ओसिया में लाखेरी गांव में हिरण की जान बचाते हुए शहीद हुए गंगाराम बिश्नोई, इन्होंने हिरण के लिए अपनी जान दे दी। इसके अलावा गौ रक्षार्थ अपनी जान देने वाले मुरली बोरा जी, पथमेड़ा गौशाला के महंत संस्थापक दत्त सरदानंद महाराज जी, इन्होंने इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम किया, तो इनको प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? प्राणी मित्र पुरस्कार। ये प्राणियों के फ्रेंड है ना, इसलिए। अमृता देवी जिन्होंने खेजड़ी, है ना, कि खेजड़ी पेड़ की रक्षा करते हुए खेजड़ी आंदोलन चलाया था, 363 महिलाओं के साथ में अपने प्राणों की आहुति दी थी। कौन नहीं जानता इनको? तो इन लोगों ने इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए, इन वनों के संरक्षण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, और वास्तव में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है साथियों। क्योंकि यही कर रहे हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो करना चाहिए। वन्य जीवों की सुरक्षा करनी चाहिए, पेड़ पौधों को अधिक से लगाना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए, तब जाकर के प्राकृतिक संतुलन को हम बचा पाएंगे। ठीक है, अगला बिंदु। अगला है प्रदेश में वन्य अभ्यारण्य की स्थिति क्या है ना। अब यहां जो आंकड़े अपने पास में है 2024-25 की रिपोर्ट है ना। रिपोर्ट कौन सी? 2024-25 की रिपोर्ट राजस्थान सरकार की है। उसके अकॉर्डिंग हम वन्य जीवों के आंकड़े यहां पे आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब बना? 1972 को। 1972 में भारत सरकार ने वन्य जीवों को सुरक्षा अधिनियम बना दिया। उसकी धारा 35 के तहत पारिस्थितिक, जैविक और पर्यावरणीय महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान, कितने राष्ट्रीय उद्यान है अपने? 3 राष्ट्रीय उद्यान है अपने राजस्थान के अंदर। क्योंकि ये जो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार का 1972 बना था, वो उसी वर्ष से राजस्थान में भी लागू हो गया। तो इसके तहत राजस्थान के अंदर कितने वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान है? 3। 26 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 22 संरक्षण रिजर्व है, 22 ने होकर के ये वर्तमान 2023-24-25 की रिपोर्ट के अनुसार ये संरक्षण रिजर्व जो आगे है वो
37 हो गए, है ना, रिपोर्ट के अनुसार। आगे लिस्ट दे दूंगा मैं, पूरी पूरी लिस्ट, इसमें थोड़ा सा प्रिंट वाले ने मिस्टेक की है, ठीक है। यह वर्तमान में है। घास मैदान, घास मैदान के अंतर्गत राज्य का कितना एरिया आता है? अब घास मैदान भी तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जरूरी है ना, बायोडायवर्सिटी के लिए, वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। तो घास मैदान कितना है? 9,829 वर्ग किलोमीटर एरिया है जो घास से ढका हुआ है। उसमें काफी कीड़े मकोड़े, छोटे प्राणी, सरीसृप, काफी जीव आश्रय पाते हैं। तो उनके लिए तो प्राकृतिक हैबिटेट है एक प्रकार से, वो तो उनका तो नेचुरल हैबिटेट है ही ना, तो वो तो वहां पे अपना पोषण पा ही रहे हैं ना। तो उन जीवों के लिए इस प्राकृतिक घास का होना ही बहुत जरूरी है। तो 9,829 वर्ग किलोमीटर में प्राकृतिक घास के क्षेत्र आते हैं राजस्थान के अंदर। और ये घास का भूभाग कितना है? 2.9% राज्य के कुल क्षेत्रफल का। कुल भूभाग कितना है? 2.9%, ठीक है। जिसमें से 46 कुल जानवरों के, जीवों के 46 कुल 188 वंश से, और उसमें 375 प्रजातियां निवास करती है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है साथियों, है ना। इतने जीवों को यहाँ पे संरक्षण मिल रहा है। राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.92% क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र के नेटवर्क में शामिल हुआ है। संरक्षित वन क्षेत्र के नेटवर्क में कितना है? 3.92% है। इसमें से कुल मिलाकर 13,488.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो संरक्षित क्षेत्र में शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है वन प्रतिवेदन रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार राजस्थान के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य, मृग वन, जैविक उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, इनकी क्या स्थिति है? तो विस्तार से बारी बारी से आप देखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। साथ ही यहाँ से रेट में बहुत सारे प्रश्न है, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में जो राजस्थान के संदर्भ में आते हैं तो बहुत पूछे जाते हैं। तो आप विस्तार से एक एक क्लास में बहुत कुछ याद हो जाएगा आपको। राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है, अभी मैंने बताया 37 रिजर्व, संरक्षण रिजर्व है, कंजर्व रिजर्व बताया था, 37 है ये ना। 2024-25 की रिपोर्ट है, प्रतिवेदन 2024-25 राजस्थान वन अभ्यारण्य, ठीक है। यहां पे टाइगर रिजर्व है 5 है, क्योंकि हाल ही में एक नया घोषित किया है, ठीक है ना। तो ये धौलपुर वाला जो है वो हाल ही में घोषित किया है, तो ये 5 हो गए। जैविक उद्यान 4 है, ठीक है। और आखेट निषिद्ध क्षेत्र 33 है, और मृग वन 7 है, जंतुआलय 5 है। इस प्रकार से ये स्थिति है वर्तमान में, है ना। 3 उद्यान, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, 37 संरक्षण, 5 टाइगर रिजर्व है, 4 जैविक उद्यान, और आखेट निषिद्ध 33, जंतुआलय 5 और मृगवन 7 है, ठीक है। बारी बारी से प्रत्येक की स्थापना और कहां किस रूप में है देखेंगे कौन कौन सा है। सबसे पहले 3 राष्ट्रीय उद्यान। 3 राष्ट्रीय उद्यान, उनकी स्थापना कब होती है, विस्तार से इनमें क्या इनकी विशेषता वो भी देखेंगे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर के अंदर। सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है प्रथम, 1980 के अंदर इसको घोषित किया गया था, है ना। हालांकि एग्जैक्ट आता है वो 1981 भी आता है इसके अंदर, घोषणा 1980 में होती है, और इसमें 1981 के अंदर इसकी अधिसूचना जारी हो जाती है, तो लागू हो जाती है, तो 1980-81, ठीक है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर पहला। उसके बाद में केवलादेव राष्ट्रीय घनापक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है, ठीक है, ये 1981 में स्थापित है। और तीसरा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2012 के अंदर। घोषणा तो इसकी 2006 में ही हो गई थी, लेकिन कब बन पाया? 2012 के अंदर, ठीक है ना। मुकुंदरा हिल्स अपने कोटा और चित्तौड़गढ़ का इलाका, केवलादेव भरतपुर के पास में, जस्ट पास में है। भरतपुर आगरा, जो जयपुर आगरा रोड है, भरतपुर सिटी के मेरे हिसाब से ये दक्षिण पूर्व के अंदर रोड के टच में इसका गेट है, और वहीं पे है। आप कभी जाओ देखना, बहुत ही अच्छी जगह है। विदेशी पक्षियों की शरण स्थली है मुख्य रूप से, तो अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। अब बारी बारी से देखते हैं कितने बेसिक देख रहे हैं पहले, फिर इसका विस्तार से अपन अवलोकन करेंगे। सबसे पहले 4 टाइगर रिजर्व कौन कौन से है, तो नाम रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर है। रणथंभौर, इसका एरिया इसमें कौन कौन सा आता है? सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक और करौली, इन 4 जिलों का एरिया इसमें शामिल होता है, ठीक है। 1530.23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। 1530.23 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है ना। और पहला सबसे बड़ा और प्रथम,
ठीक है। इसके बाद में आता है सरिस्का का अलवर और जयपुर जिलों के अंदर फैला हुआ है। सरिस्का का टाइगर रिजर्व है 1213.34 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद में मुकुंदरा हिल्स कोटा बूंदी झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ 4 जिलों के अंदर फैला हुआ है। कोटा बूंदी झालावाड़ चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है 1135.79 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है एरिया। ठीक है। रामगढ़ विस्तारी कोटा बूंदी भीलवाड़ा में फैला हुआ है। इसमें थोड़ा भीलवाड़ा का हिस्सा भी आता है, कोटा बूंदी नाम आता है कई जगह, लेकिन कोटा बूंदी भीलवाड़ा में फैला हुआ है 1496.49। दूसरा बड़ा रामगढ़ विस्तारी दूसरा बड़ा। ठीक है ना। और धौलपुर करौली अभी हाल ही में नया बना था, धौलपुर करौली 2024-25 में बना है, जिसकी अधिसूचना 2024 वन रिपोर्ट 24-25 की जो रिपोर्ट है उसके अंदर इसका एरिया कितना है 599.64। इसका मतलब सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया, धौलपुर करौली वाला सबसे छोटा। ठीक है ना, याद रखिएगा सबसे छोटा। ठीक है, तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा हो गया अपना धौलपुर करौली वाला। सबसे बड़ा कौन सा हो गया रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक और करौली। अगला देखते हैं। उसके बाद में वन्य जीव अभ्यारण्य। तो रिपोर्ट 24-25 की रिपोर्ट के अनुसार, मैंने कहा था 24-25 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, कुल 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है। कितने हैं 26। अब वो कौन सा कहाँ है वो भी आपको मैं बता रहा हूं कि बंद बारेठा भरतपुर के अंदर है 171.19 वर्ग किलोमीटर में। बस्सी चित्तौड़गढ़ के अंदर 138.5 वर्ग किलोमीटर में। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर ही है 201.4 वर्ग किलोमीटर में। दर्रा कोटा झालावाड़ के अंदर 227.63 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है। मरुस्थल वन्य जीव अभ्यारण्य जैसलमेर सबसे बड़ा 3162 वर्ग किलोमीटर में। तो लगभग ये 2200 वर्ग किलोमीटर के आसपास में तो है इसमें जैसलमेर में, और शेष जो है 1900 में होना चाहिए 1900, और शेष 1200 बाड़मेर का है। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो गया ना, सबसे बड़ा कौन सा मरु। ठीक है, मरुस्थल। छठा जयसमंद अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर है 52.34 वर्ग किलोमीटर के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। अगला है जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर 300 वर्ग किलोमीटर में है। ज्वार सागर कोटा बूंदी चित्तौड़ के अंदर बांध है चंबल नदी पर, ज्वार सागर पता ना आपको। तो ज्वार सागर चंबल नदी पर बांध बना हुआ है, तो उसमें 4 बांध है चंबल पर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ज्वार सागर, कोटा बैराज। तो ये कोटा चित्तौड़ की सीमा पर ज्वार सागर बांध है। तो कोटा बूंदी चित्तौड़ के अंदर ये फैला हुआ है 194.6 वर्ग किलोमीटर एरिया में। केला देवी करौली की बात आती है तो करौली सवाईमाधोपुर में फैला हुआ है 676.82 वर्ग किलोमीटर में। केसरगढ़ धौलपुर के अंदर है 14.76 वर्ग किलोमीटर में। कुंभलगढ़ राजसमंद पाली उदयपुर में है 610.53 वर्ग किलोमीटर में। राजसमंद पाली और उदयपुर के अंदर कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में आपको पता ही है। फिर है माउंट आबू शिरोई के अंदर है 103.97 वर्ग किलोमीटर में। और फिर नाहरगढ़ जयपुर का 52.4 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। और राष्ट्रीय घड़ियाल कोटा बूंदी सवाईमाधोपुर करौली धौलपुर, क्योंकि चंबल का प्रवाह जहां जहां है ना, घड़ियाल चंबल में पाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय घड़ियाल जो अभ्यारण्य है मुख्य रूप से, तो ये कोटा बूंदी सवाईमाधोपुर करौली और धौलपुर, तो ये 564.03 वर्ग किलोमीटर फैला, क्योंकि ये चंबल नदी के प्रवाह वहीं तो घड़ियाल मिलते हैं ना, तो उसके सारे ये विस्तृत है। ठीक है, अगला देखो। फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर 511.41 वर्ग किलोमीटर में। रामगढ़ विषधारी बूंदी के अंदर 303.05 वर्ग किलोमीटर में। रामसागर धौलपुर में 34.4 वर्ग किलोमीटर में। सज्जनगढ़ उदयपुर में 5.19 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। सरिस्का अलवर की 544.22 वर्ग किलोमीटर में। सवाईमाधोपुर में 131.3, और सवाईमाधोपुर ए और बी 2 है इसके अंदर। ठीक है, तो सवाईमाधोपुर दूसरा है 113.07 वर्ग किलोमीटर, और शेरगढ़ 12 के अंदर 81.67 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है सीता माता अभ्यारण्य उदयपुर चित्तौड़ और प्रतापगढ़। मिसप्रिंट है, प्रतापगढ़ में भी है। उदयपुर चित्तौड़ प्रतापगढ़ के अंदर 422.94 वर्ग किलोमीटर में। और अब इसको चित्तौड़ की जगह इसमें एक जिला नया और मिला दो, सलूम्बर। ठीक है, सलूम्बर जिला भी इसमें आता है। तो 4 जिलों में हो गया 422.94 वर्ग किलोमीटर। ताल छापर चूरू 7.19, जो कृष्ण मृग के लिए काफी प्रसिद्ध है ना, कृष्ण मृग के लिए।
कृष्ण मृग के लिए काफी प्रसिद्ध है। ताल छपर चूरू का सबसे छोटा भी है, 7.19 सबसे छोटा अभ्यारण्य, ठीक है ना। सबसे छोटा अभ्यारण्य का दर्जा ताल छपर चूरू को ही प्राप्त है, याद रखिएगा इसको, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। उसके बाद में टोडगर रावली राजसमंद अजमेर पाली के अंदर है, तो 492.27 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। और वन विहार धौलपुर का है 25.60। इस प्रकार से कुल कितने हो गए? 26 वन्य जीव अभ्यारण्य। कितने हो गए अभ्यारण्य? कितने हैं? 26 वन्य जीव अभ्यारण्य वर्तमान के अंदर। रिपोर्ट मैंने बता दी 2024 और 25 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है ना। आगे देखो, बारी बारी से देखेंगे, आप चिंता मत करना। उसके बाद में अगला आता है कंजर्व रिजर्व क्षेत्र। 2024-25 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसको बता रहा हूं। ये कुल कितने हैं? 37। यानी इस रिपोर्ट में, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं कि इस बार में कितने हैं। तो कंजर्व रिजर्व 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार कितने हैं? 37, याद रखिएगा। इससे पहले कितने थे? 35। 23-24 की रिपोर्ट में 35 थे, अब 37 हो गए। हालांकि अब 39 है, 2 और हो गए, प्लस 2 और हो गए, नए बन गए। अब 39 है, दिसंबर 2025 में बने हैं 2, ठीक है। तो लेकिन इस रिपोर्ट में 37 याद रखिएगा। पहला है बंसीयाल खेतड़ी बागौर झुन्नू के अंदर है, 39.66 वर्ग किलोमीटर फैला है, कंजर्व रिजर्व है, समझ गए। बंसियाल खेतड़ी झुन्नू के अंदर दूसरा 17.18 वर्ग किलोमीटर में है। बीड़ है, झुन्नू का बीड़ है 10.47 के अंदर। बिशलपुर टोंक के अंदर है 48.31 वर्ग किलोमीटर। गोगेलाव नागौर का है 3.58 वर्ग किलोमीटर। ये सबसे छोटा था, है ना, सबसे छोटे की बात पहले थी, लेकिन अब ये सबसे छोटा ये नहीं है, ये सबसे छोटा दूसरा कह सकते हैं इसको। इसे 3.58 की जगह अब दूसरा आएगा, देखेंगे। गुडा विश्नोई जोधपुर के अंदर है 2.32, तो हो गया ना, ये आ गया। छोटा, इससे छोटा तो गोगेलाव से छोटा तो ये आ गया ना, गुडा वाला ही, ठीक है। और देखते हैं, उसके बाद में आ गया कि जवाई बांध लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, ये लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है जवाई बांध पाली के अंदर 19.79 वर्ग किलोमीटर कंजर्व रिजर्व है। जवाई बांध लेपर्ड 2 है जो पाली के अंदर 61.98 वर्ग किलोमीटर में है, याद रखिएगा। जोहड़बीड़ गढ़वाल बीकानेर के अंदर 56.47। मनसा माता झुन्नू के अंदर, ठीक है, 102.31। रोटू नागौर के अंदर, ये सबसे छोटा है, नागौर का 0.73, ये सबसे छोटा, रोटू नागौर वाला सबसे छोटा वर्तमान में, ठीक है। अब नई घोषणा होगी, उसमें 0.10 वाला और है, एक छोटा और आगे देखेंगे अपन, है ना। यानी 2023-24 की रिपोर्ट में सबसे छोटा ये था, कौन सा? रोटू नागौर वाला। आगे देखिए, साहेबाद 12 190.40। शाकंबरी शिखर झुन्नू के अंदर, शाकंबरी माता का मंदिर भी काफी प्रसिद्ध है, अरावली की वादियों में लोहारगल परिक्रमा लोग करते हैं, काफी धार्मिक स्थल माना जाता है, 131 वर्ग किलोमीटर में। शुंदा माता जालोर सिरोही के अंदर है 117.49 वर्ग किलोमीटर में। उमेदगंज पक्षी विहार है, ये 7 में कोटा के अंदर है 2.72 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में आता है रनखार, जालौर के अंदर 72.88। शाहबाद तलेटी, इसमें तलाई भी शब्द आता है, तलेटी भी आता है, तो शाहबाद तलेटी या तलाई 12 के अंदर 178.84 वर्ग किलोमीटर में। बीड़ घास फुलिया खुर्द भीलवाड़ा के अंदर है ना, 0.86 वर्ग किलोमीटर, 0.86, तो दूसरा छोटा ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बगदरा क्रोकोडाइल के लिए प्रसिद्ध है, बगदरा, है ना, यह उदयपुर के अंदर है 3.69, है ना। वाड़ा खेड़ा है सिरोही का है 43.31, और झालाना अम्मागढ़ जयपुर का है 35.07। रामगढ़ 12 का है 38.09, और खरमोर है जो अजमेर के अंदर है, खरमोर, ये 9.31, ठीक है। आगे देखो, हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर 5.66। सोरसन 12, ये सोरसन 3 है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इसके अंदर ABC कर दो, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दो, बात एक ही है। 12 के अंदर 16.11। सोरसन 2 है 12 के अंदर 4.27। सोरसन 3 12 के अंदर है 0.76, ठीक है। कुर्जा जोधपुर के अंदर 2.92, और उसके बाद में आता है बांजुमली 12 के अंदर 146.21। बालेश्वर शिक्कर नीमका थाना के अंदर, नीमका थाना में है, नया जिला बना था लेकिन कैंसिल हो गया, अब तो शिक्कर के अंदर ही है। शिक्कर में नीमका थाना ब्लॉक के अंदर है 221.96 बालेश्वर।
बीड़ मुहाना 1 जयपुर ग्रामीण के अंदर है 2.07, और बीड़ मुहाना 2 या ए और बी लिख लो इसको, तो बीड़ मुहाना 2 सबसे छोटा अब ये हो गया है 0.10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, तो ये अब हो गया सबसे छोटा वर्तमान में। याद रख लेना सबसे छोटा, ठीक है। कितना है? मात्र 0.10, ठीक है। और दूसरा हो गया इसका, अपने छोटा लिखा था यहां पे, ये 7.3 वाला √2, ठीक है। अब इससे छोटा भी हुआ है ना 7.2 वाला अपना 7.6, ठीक है, 7.3 √2 है ना, तो ये दूसरा छोटा हो गया, ये दूसरा छोटा, ठीक है। जयपुर ग्रामीण सबसे छोटा हो गया है, याद रखिएगा। ये रहा जयपुर ग्रामीण, बीड़ मुहाना जयपुर ग्रामीण के अंदर है, सबसे छोटा हो गया है 0.10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, समझ गए। तो याद रखना रिपोर्ट कौन सी? 2024-25 की वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में आता है 33वां गंगा भैरव घाटी अजमेर में 39.5, घुघरा घाटी गंगा भैरव घाटी अजमेर में ही है। और महशीर उदयपुर में 2.06, अमरख महादेव उदयपुर में 71.47, बीड़ फतेहपुर सीकर में 30.03, फतेहपुर का बीड़ काफी प्रसिद्ध भी है। आसो भीलवाड़ा में 1.18, तो पहले 36 थे, है ना, उसके बाद में 37 आसो भीलवाड़ा ये भी आ गया था रिपोर्ट में, अब ये 37 यहां तक, ये 2024-25 की रिपोर्ट के अंदर यहां तक है। अब 24-25 की रिपोर्ट में दो कौन से नहीं है? दोनों नहीं है ना, क्योंकि ये कोटपुतली बैरोड जो नया जिला बना है उसके अंदर अगस्त 2025 में इसकी घोषणा हुई है। बुचारामेन और मोकल पारेवर जैसलमेर के अंदर ये दो घोषित हुए हैं। अंतिम बुचारामेन को बता रहे हैं कई जगह, है ना, ये 39वां अंतिम, ठीक है, 39वां, ठीक है, 39वां अंतिम है। यह रिजर्व क्षेत्र है, कंजर्व रिजर्व है बुचारामेन, कहाँ पे? कोटपुतली बैरोड जो अलवर जिले से अलग जिला बना है वहां पे। और मोकला पारेवर ये जैसलमेर के अंदर, ये दो नए बने हैं। तो आपको यदि 24-25 की रिपोर्ट पूछे तो उसमें तो 37 है, ये दो एक्स्ट्रा हो गई, टोटल कितने हो गए? 39। तो इसमें प्रत्येक आप मानचित्र के अंदर बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु कहाँ पे है। तो इस मानचित्र के अकॉर्डिंग यदि अपन देखेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि प्रत्येक जिला जो है, ये आपको मानचित्र में पता भी होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पे अवस्थित है। उसके अकॉर्डिंग यदि अपन चलते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा, क्योंकि पहले सबसे पहले जिला पता होना अति आवश्यक है। तो आपको पता है ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़, उसके बाद में ये चूरू, उसके नीचे ये झुंझुनू, उसके नीचे ये सीकर, यहाँ बीकानेर है, इसके जोधपुर से अलग फलोदी, नागौर, कूचामंडी डवाना, ठीक है, जोधपुर, इसके अलावा जैसलमेर, सबसे बड़ा यहीं पे है बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर कल चेंजेस कर दिया, पता ना आपको, है ना, जो गांव है कुछ पंचायत समिति इधर उधर कर दी गई है ना। बालोतरा, पाली, जालोर, शिरोई, उदयपुर, सलूम्बर, है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर से अलग किया गया था ना, 3 बनाए थे, बाद में 2 ही रखे, ब्यावर और अजमेर। ये जयपुर, ये टोंक, ठीक है, मैं आपको बता ही रहा हूँ सिर्फ। ये अलवर, ठीक, ये खेरथल तिजारा, और ये कौन सा रह गया रे? ये तो अलवर, ये कोटपुतली बैरोड था अलवर शहर, ये खेरथल तिजारा, ठीक है। और ये भरतपुर से डीग, ये भरतपुर, ये धौलपुर, और ये करौली, और ये सवाई माधोपुर। याद रखना कौन सा जिला कहाँ पे है। ये बूंदी, ये कोटा, ये बारां, सोर्सन यहीं पे है वो, यहाँ झालावाड़, ठीक है। और ये जो भाग है ना, ये चित्तौड़ का ही है, जो भैंसरोडगढ़ नाम आता ना वो यहीं पे है ना। तो ये मुख्य रूप से कितने जिले हैं? 41 जिले,
याद रखना, 41 जिले वर्तमान में राजस्थान के अंदर, ठीक है, प्रत्येक को याद रखना। उसके बाद में आता है रामसर साइट। अगला बिंदु क्या है? रामसर साइट। क्या है रामसर साइट, कितने हैं वर्तमान के अंदर? तो 5 रामसर साइट वर्तमान के अंदर है। हालांकि वन रिपोर्ट 2024-25 के अंदर 2 ही दिखाए गए हैं, 3 की घोषणा बाद में हुई है, लेकिन वर्तमान में 5 है और वन रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने? 2। ठीक है। रामसर साइट है क्या? तो रामसर साइट वो आर्द्र भूमियां है, एक अनुबंध हुआ था अंतरराष्ट्रीय समझौता 1971 के अंदर। रामसर शहर है एक ईरान का, तो उसके अंदर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था, उसके तहत उन आर्द्र भूमियों को सुरक्षित करने, संरक्षित करने की बात की गई थी, जिसमें अनेक जीवों के अवशेष मिलते हैं, अनेक जीवों की प्रजातियां सुरक्षित, अनेक जीव पलते बढ़ते हैं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता हुआ था। उसके तहत भारत की कुछ भूमियों को भी इसमें शामिल किया गया था, काफी अधिक, भारत की 96 के आसपास में है। तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड्स को, जिन्होंने ईरान के शहर रामसर 1971 के अंदर हस्ताक्षर किए, वेटलैंड पर कन्वेंशन एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, एक समझौता हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, वेटलैंड पर कन्वेंशन, एक समझौता है ना, के तहत संरक्षित किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग से है कि उनका संरक्षण किया जाए और उनका उपयोग हो। यह साइट जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जलीय जीव जो है, कुछ वनस्पतियां है, जीव है, वो संरक्षण पाती है, और ये प्रवासी पक्षियों और लुप्त प्राय प्रजातियों को आश्रय भी देती है। साथ में बाढ़ पर नियंत्रण, जलवायु परिवर्तन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में वर्तमान 2025 के अंत तक 96 रामसर साइटें हैं, जिनमें से सबसे अधिक तमिलनाडु के अंदर है। कितनी? 20। सबसे अधिक तमिलनाडु में है 20, और टोटल भारत में 2025 के अंत तक कितनी हो गई? 96। तो भारत विश्व की रामसर भूमियों में काफी अधिक आगे है, और राजस्थान में वर्तमान में कितनी है? 5। लेकिन वन रिपोर्ट 2024-25 में कितनी है? 2 ही है, उसके अंदर 2 ही दिखाई गई। रिपोर्ट के अनुसार अपन चलेंगे। रामसर साइट 2024-25 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखिए, तो 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अलवर और सांबर झील, जयपुर नागौर, जयपुर का शाहपुरा, नागौर की सीमा दोनों है इसके अंदर ना, सांबर झील। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अलवर और सांबर झील जयपुर नागौर की सीमा है, इसलिए अब नागौर तो नहीं रहा, कुचामन डीडवाना सीमा लगने लगी यहाँ पे। ठीक है, इसकी सीमा लग रही है। तो ये 2 है 2024-25 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, याद कर लेना। उसके बाद में नए कौन कौन से है? तो 3 की नई घोषणा हो गई है जून 25 में, दिसंबर 25 के अंदर 3 की घोषणा अब हुई है। ठीक है, तो एक तो हो गया खिंचन वेटलैंड, फलोदी, जिला फलोदी है, आपको पता है खिंचन, ठीक है ना, जो कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कुर्जा के लिए काफी प्रसिद्ध जगह है खिंचन। मेनार वेटलैंड उदयपुर के अंदर जून 2025 में ये भी घोषित हो गया। सिल्लीसेड झील अलवर के अंदर है, दिसंबर 25 में घोषित हो गया है। तो कुल मिलाकर के अब कितने हो गए? 5। लेकिन आपको रिपोर्ट 2024-25 के आधार पूछ ले, तब आप 2 ही करना है। यहाँ पे कितना करेंगे? 2 ही करेंगे। ठीक है, तो यह है प्रमुख नम भूमियां। उसके बाद में आगे है काफी लंबी क्लास है, अगली बिंदु की चर्चा अपन अगले क्लास में करेंगे। संपूर्ण सिलेबस के लिए आप सर्वा क्लासेज 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड सभी के लिए आप सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और हमारा एप्लीकेशन है उसको भी डाउनलोड कर लें। यहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, क्लास मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, और टेस्ट सीरीज है वो मिल जाएगी। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। ठंड के इस दौर के अंदर अपना बचाव करें, और सबसे पहले अपनी सुरक्षा ही सर्वोपरि है, और खुद का बचाव, उसके बाद में अन्य सभी के बारे में सोचें। मैं अग्रिम शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आप जिस मिशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसमें अवश्य सफल होंगे, और 2026 जो है आपको एक नई जोश, नई उम्मीद, नया उत्साह है और नई सफलता प्रदान करेगा। जय हिंद, जय भारत।